बच्चों, ये हिंदी कोर की कक्षा है। इस वीडियो के पिछले भाग में हम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पाठ पहलवान की ढोलक का अध्ययन कर रहे थे। पहलवान की ढोलक पाठ में मलेरिया और हैजा से पीड़ित गांव की चर्चा की गई है, जिसमें लोग मर रहे हैं। दिन तो किसी तरह गुजर जाता है, परंतु रात अत्यंत भयावह नजर आती है और इस भयावह रात को चुनौती देती है पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक की आवाज ऐसा लगता है जैसे मर रहे गांव में संजीवनी का काम करती है, जीने की शक्ति देने का काम करती है। तो चलिए पाठ के शेष भाग की व्याख्या शुरू करते हैं। लुट्टन सिंह पहलवान। वैसे तो वह कहा जाता है कि लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के सब लोग जानते हैं। ऐसा वहां कहा जाता है कि लुट्टन पहलवान को पूरे इंडिया के लोग जानते हैं, किंतु उनके होल इंडिया की सरहद शायद एक जिले के सरहद के बराबर ही है। गांव के लोग हैं, अशिक्षित हैं, इसलिए उन्हें होल इंडिया यानी पूरी इंडिया के सरहद और उस गांव या जिले के सरहद के अंतर के बारे में पता नहीं। इसलिए उनके दृष्टि में, उनकी नज़र में होल इंडिया की सरहद शायद एक जिले के सरहद के बराबर ही है। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे मात्र 9 वर्ष की उम्र में अनाथ बनाकर चले गए थे। लुट्टन के माता पिता की मौत जब वह 9 वर्ष का ही था तभी हो गई थी। सौभाग्य से शादी हो चुकी थी। पहले लोगों की शादी कम उम्र में हो जाया करती थी, इसलिए ये उसका सौभाग्य था कि उसकी शादी हो चुकी थी, वरना वह भी शायद माँ बाप का अनुसरण करता, यानी माँ बाप के साथ वो भी मौत का अनुसरण करता, काल के गाल में समा जाता, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और 9 वर्ष की उम्र कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। चूंकि उसकी शादी हो गई थी, इसलिए विधवा सास ने ही उसका पालन पोषण किया। अपने बचपन में वह गाय चराता, धारो उष्ण दूध पीता। धारो उष्ण मतलब गाय के थन से ही जो गरम गरम दूध की धारा निकलती है, उसे वो पीता था। यानी गरम दूध की जगह वो सीधे गाय के थन से निकला हुआ गरम गरम दूध ही पीता था तथा कसरत किया करता था। गांव के बहुत से लोग उसकी सास को तरह तरह से तकलीफ देते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की यह धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही तैयार हुई थी। क्योंकि गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे, परेशान किया करते थे, इसलिए गांव के लोगों से बदला लेने के लिए उसने कसरत करना शुरू किया। उसकी नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल एवं मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते हुए पूरे गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे तथा वह दोनों हाथों को दोनों तरफ से 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की तरह चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। दंगल मतलब 2 पहलवानों के बीच की कुश्ती को देखने के लिए वो कहाँ गया? श्यामनगर के मेले में गया। पहलवानों की कुश्ती तथा दाव पेच देखकर उसे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती तथा ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी रगों में बिजली उत्पन्न कर दी। इसने बिना कुछ सोचे समझे उस दंगल में शेर के बच्चों को चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे, किसी पहलवान को ये उपाधि दी गई थी, उसी को चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। वह भी अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहली बार श्यामनगर मेले में आया था। किस लिए? कुश्ती लड़ने के। सुंदर जवान,
अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक रही थी। किसके? चांद सिंह की। 3 दिनों में वह पंजाबी तथा पठान पहलवानों के गिरोह की अपनी जोड़ी तथा उसके सभी पट्टों को पछाड़कर शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। अब वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक विचित्र किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। यह देखकर नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना मात्र से ही घबराते थे। मतलब उसकी बहादुरी इतनी सिद्ध हो चुकी थी कि नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना करने से ही घबराते थे, लड़ने की तो बात ही और। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता भी फिरता था। किस तरह? जैसे शेर दहाड़ा करता। श्यामनगर के दंगल तथा शिकार प्रिय बूढ़े राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली कि मैं इससे कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूं। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो थोड़ा सा उसकी स्पर्धा यानी कंपटीशन प्रतियोगिता पर मुस्कुराया, फिर किसी बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है ये, पागल है, मरा मरा मरा। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन तो बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकलकर उठ खड़ा हुआ तथा पैतरा दिखाने लगा। तब राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया तथा समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, चलो जाओ मेला देखकर घर चले जाओ। क्योंकि राजा साहब नहीं चाहते थे कि वह चांद सिंह से कुश्ती लड़े, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि यह कहीं हार न जाए। इसलिए उसे 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर चले जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो गए हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने उसको धमकाया। देह में गोश्त नहीं है यानी मांस नहीं है, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे, सरकार यानी राजा साहब इतना समझा रहे। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था। वह बार बार राजा के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि उसे चांद सिंह के साथ कुश्ती लड़ने की इजाजत दी जाए, नहीं तो वह माथा पटक पटक कर मर जाएगा। भीड़ अधीर हो रही थी, सब बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की टोली क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछारें कर रही थी। दर्शकों की मंडली जो थी, देखने वालों की जो मंडली थी, वह उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई तो लुट्टन के पक्ष से भी चिल्ला उठता, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ में मतलब बेकार में मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। पहले ही पकड़ में उसे अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा मिल गया था। तब विवश होकर यानी लाचार होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली यानी एक्साइटमेंट। शोर शराबा बढ़ गया। मेले में दुकान वाले दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, अरे चांद की कुश्ती हो रही। चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, ढोलक की आवाज आनी शुरू हो गई। तब भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढीना ढाक ढीना ढाक ढीना, यानी बाह पट्टे बाह पट्टे बाह पट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा। हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चों। लोग चांद सिंह की तरफ से बोलने लगे, उसकी तरफदारी करने लगे और उन्हें डर था कि चांद सिंह के दबाव से लुट्टन सिंह हलवा बन जाएगा। चट गिड़धा चट गिड़दा चट गिड़दा, मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहनी डालकर चांद चित करने की भरसक कोशिश कर रहा था। वही दफना दे बहादुर, बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था।
बादल सिंह चांद सिंह का गुरु था और वो अपने शिष्य को उत्साहित किए जा रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकलने को हो रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। राजमत तो था ही और बहुमत, वहाँ पर जो लोग देख रहे थे कुश्ती के, वो देखने आए थे, दर्शक वर्ग के लोग थे, उसमें ज्यादातर चांद सिंह के पक्ष में ही था। सब चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में मात्र ढोल की आवाज थी, जिसके बल पर वो अपनी शक्ति तथा दाव पेच का परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। सहसा ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी, धाक धीना तिरकट धीना, धाक धीना तिरकट धीना। लुट्टन को साफ सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही जब लुट्टन दाव काटकर बाहर निकला तथा तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। बाहर है मिट्टी के शेर, अच्छा अब बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। अब लोगों का जो मत है वह बदल रहा था। दर्शक मंडली के जो लोग थे, अब उनका जो मत था, उनकी जो राय थी, वह बदल रहा था। अब धीरे धीरे लुट्टन सिंह के पक्ष में आ रहा था। मोटी तथा भोड़ी आवाज वाला ढोल बज उठा, चटाक चटधा, चटाक चटधा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। लुट्टन ने बड़ी चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर पटक मारा। धीना धीना धिक, धीना धीना अर्थात चित करो चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया और चांद सिंह चारों खाने चित हो गया। धा गिड़ धा गिड़धा, धा गिड़धा, धा गिड़धा, वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता यह निश्चित नहीं कर सकी कि किसकी ध्वनि की जाए। फलता अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, किसी ने राजा श्यामानंद की जय की ध्वनि की और अंत में सम्मिलित जैसे सारा आकाश गूंज उठा। विजेता लुट्टन कूदता फांदता, ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की तरफ दौड़ा और ढोलों को श्रद्धा से प्रणाम किया और फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के सारे कीमती कपड़े मिट्टी से सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, है अरे, किंतु राजा साहब ने खुद उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने आज मिट्टी की लाज रख ली, यानी अपने जन्मभूमि की लाज तुमने रख ली, इसलिए जीते रहो, ऐसा आशीष राजा साहब ने लुट्टन सिंह को दिया। पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे।